हेलो बच्चों, विद्या वाहिनी चैनल में आप सबका स्वागत। मैं संजीवनी शिंदे आज लेकर आई हूँ आपकी पाठ्य पुस्तक सुलभ भारती से पाठ तीसरा। पाठ का नाम है दो लघु कथाएं। देखेंगे हम इन दो कथाओं में क्या संदेश दिया है। प्रस्तुत कहानियों के द्वारा लेखक ने बीरबल की बुद्धिमानी और समस्या के निराकरण की उनकी क्षमता को दिखाया है। यानी दो कहानियाँ हैं और इन कहानियों में, दोनों कहानियों में बीरबल की जो बुद्धिमानी है यानी जो होशियारी है और समस्या का कैसे निराकरण किया जाता है यह दिखाया है। हम एक एक कहानी पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। पहली कहानी है, उसका नाम है हरा घोड़ा। अब देखेंगे इस हरे घोड़े कहानी में अकबर की मांग क्या है और बीरबल की बुद्धिमानी कैसे दिखाई देती है वह देखेंगे। अकबर और बीरबल के किस्से बहुत प्रसिद्ध हैं। अकबर एक महान शासक थे। बीरबल उनके नवरत्नों में से एक थे। एक बार अकबर बीरबल के साथ अपने घोड़े पर बैठकर बगीचे की सैर कर रहे थे। चारों तरफ हरियाली को देखकर उनका मन प्रसन्न हो गया। बादशाह अकबर ने सोचा कि यदि मेरे पास हरे रंग का घोड़ा होता तो मैं उस पर बैठकर हरे भरे स्थानों की सैर करता। अकबर और बीरबल दोनों मिलकर बहुत अच्छे से इधर उधर घूम रहे थे और बगीचे की शोभा देख रहे थे, सैर कर रहे थे। और बगीचा में होने के कारण चारों ओर हरियाली फैली हुई दिखाई दे रही थी। अचानक अकबर के दिमाग में आ जाता है, वो तो बादशाह है, कुछ भी आ सकता है मन में। वह मन में सोचता है कि अगर मेरे पास हरे रंग का घोड़ा होता तो मैं उस पर बैठकर हरे भरे स्थानों की सैर करता। यानी हरे घोड़े पर बैठकर हरे भरे स्थानों की मैं सैर करता तो मुझे कितनी खुशी मिलती। और मैं तो अकबर हूँ तो मेरी इच्छा पूरी होनी चाहिए। बस फिर क्या था। बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, मैं तुम्हें एक सप्ताह का समय देता हूँ कि तुम मेरे लिए हरे रंग के घोड़े का प्रबंध करो। बादशाह अकबर बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने हरे रंग का घोड़ा लाने के लिए कहा। ये उनके मन में आई कल्पना थी, लेकिन अपना बीरबल कितना होशियार है और वो कैसे होशियारी दिखाता है यह देखने के लिए यह मांग अकबर बीरबल के पास कर ही देता है। वह कहता है कि एक सप्ताह में मुझे हरे रंग का घोड़ा मिलना चाहिए, तो उसकी तैयारी करो, प्रबंध करो, यानी तैयारी करो। बादशाह बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा लेना चाहता था कि अब इस समस्या को वो कैसे हल करता है यह देखना चाहता था। बादशाह और बीरबल दोनों यह बात अच्छी तरह से जानते थे कि संसार में कहीं भी हरे रंग का घोड़ा नहीं होता। फिर भी बीरबल ने अकबर के आदेश को सिर आंखों पर मान लिया। आदेश को सिर आंखों पर मानना यानी स्वीकार करना, जैसे आपकी आज्ञा। बादशाह को भी पता है कि पूरी जगत में हरे रंग का घोड़ा नहीं है और बीरबल को भी पता है कि पूरे विश्व में हरे रंग का घोड़ा नहीं है, तो भी वह कहता है कि आपने मुझे बोला है, मैं यह आपकी मांग स्वीकार करता हूँ और जल्द से जल्द आपकी इच्छा पूरी करूँगा। फिर एक सप्ताह बीरबल इधर उधर घूमते रहे और 8वें दिन दरबार में आकर बोले, हुजूर, आखिर आपके लिए मैंने हरा घोड़ा खोज ही लिया। 7 दिन, एक सप्ताह दिया था ना, तो 7 दिन बीरबल इधर उधर घूमता रहता है, जैसे कि
वह अकबर को यह दिखाना चाहता है कि मैं आपका घोड़ा ही ढूंढ रहा हूँ। और हुआ भी वैसे ही। 8वें दिन वह दरबार में आता है और कहता है कि आखिर मैंने आपके लिए हरा घोड़ा खोज निकाला है। बादशाह अकबर को कि आश्चर्य का ठिकाना न रहा। आश्चर्य का ठिकाना न रहना ने बहुत बहुत आश्चर्य होना, चकित होना। वो चकित हो जाता है अकबर, अरे हरे रंग का घोड़ा पूरे विश्व में नहीं है, तो इस बिरबल ने कैसे ढूंढ निकाला, उसे कैसे खोजा। बादशाह अकबर के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वे सोचने लगे कि जब हरा घोड़ा होता ही नहीं तो बिरबल ने कैसे खोज लिया। उन्हें विश्वास नहीं हुआ। फिर भी उत्सुकता से कहा, बिरबल हरा घोड़ा कहाँ है, मैं उसे तुरंत देखना चाहता हूँ। तो बिरबल को अकबर कहता है कि हाँ, अगर ऐसा है तो मैं तुरंत हरे घोड़े को देखना चाहता हूँ। अब बिरबल अपनी दिमागी कौशल पर कैसे अकबर को जवाब देता है। बिरबल ने उत्तर दिया, हुजूर घोड़ा मिल गया है, पर एक हरे घोड़े के मालिक की 2 शर्तें हैं, इसलिए घोड़े को आप अभी देख नहीं सकते, आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। कैसी शर्तें, बादशाह ने पूछा। बिरबल बता देता है, हरा घोड़ा मैंने ढूंढ लिया है, उसके मालिक की 2 शर्तें हैं, और वो 2 शर्तें पूरी करने के बाद ही आप उस घोड़े को देख सकते हो, उसके पहले आप उस घोड़े को नहीं देख सकते। तो बादशाह पूछता है, कैसी शर्तें? तो बिरबल बता देता है शर्तें। बिरबल ने जवाब दिया, पहली शर्त यह है कि बादशाह को घोड़ा लेने वहाँ स्वयं ही जाना पड़ेगा। यानी बादशाह किसी से यहाँ घोड़ा लेकर आएंगे और आपको दिखाएंगे, ऐसा नहीं होगा। जहाँ घोड़ा देखना जाना है खुद आपको जाना पड़ेगा। और दूसरी शर्त यह है कि हुजूर, जब घोड़े का रंग दूसरे घोड़े से अलग है तो घोड़े को देखने का दिन भी अलग ही होना चाहिए। तो वो कहता है कि ऐसा एकमेव घोड़ा है हरा, तो उसको देखने के लिए उसका देखने का दिन भी अलग होना चाहिए। आप इस सामान्य 7 दिनों में नहीं देख सकते, तो क्या, यानी सप्ताह के 7 दिनों के अलावा आप घोड़े को किसी भी दिन दे सकते हैं। बादशाह बिरबल कहता है कि 7 दिन के अलावा किसी भी दिन आप घोड़े को देख सकते हो। जब बादशाह ने बिरबल की दूसरी शर्त सुनी तो वे बिरबल का मुंह देखने लगे, यानी चकित हो गए कि बिरबल ने बहुत अच्छी तरह से बुद्धिमानी चलाई और मुझे हराया है। इस उद्देश्य से वो देखने लगते हैं। उन्होंने मन ही मन सोचा, 7 दिनों से अलग कौन सा दिन होगा। तब बिरबल बोले, हुजूर यदि आपको हरा घोड़ा चाहिए तो दोनों शर्तें माननी ही पड़ेगी। बादशाह अकबर निरुत्तर हो गए। वे मन ही मन प्रसन्न थे कि बिरबल ने अपनी चतुराई से उन्हें मात दे दी। और जब यह सुनते हैं तब वह यह भी सोचते हैं कि बिरबल बहुत ही बुद्धिमान है और उसने मुझे निरुत्तर कर दिया है, इसमें मात दे दी। मात देना यानी पराजित करना। अकबर मन में ही कह लेता है कि अब बुद्धिमानी के जोर पर उसने, बिरबल ने मुझे मात दे दी, मुझे पराजित कर दिया है। इस प्रकार पहली कहानी खत्म हो गई है, जिसका नाम था हरा घोड़ा। हरा घोड़ा तो देखने में नहीं मिलता था, लेकिन वह भी बिरबल ने उपस्थित कर दिया। अब देखेंगे हम दूसरी कहानी। इस कहानी का नाम है सेठ का चरित्र। बहुत पहले की बात है, एक सेठ था, बहुत ही कंजूस था। एक दमड़ी भी खर्च करते समय उसके प्राण निकल जाते थे। वह काम कराने के बाद भी लोगों को पैसे देने से परेशान करता था। यानी इस सेठ जी की खासियत क्या थी, वह था तो पैसे वाला, लेकिन किसी को वो पैसा नहीं देता था। एक
दमड़ी भी खर्च करने के लिए उसके प्राण निकल जाते थे, इतना वो कंजूस था। लोगों से वो काम करवा लेता था लेकिन लोगों को काम के पैसे नहीं देता था। एक बार उसने एक चित्रकार से अपना चित्र बनवाया। जब चित्रकार ने पैसे मांगे तो सेठ ने कह दिया चित्र ठीक नहीं है, दोबारा बना कर लाओ। यानी एक बार चित्रकार को बुलाता है और बता देता है कि मेरा चित्र बनाओ। चित्रकार बहुत अच्छे से लगन लगाकर उस सेठ का चित्र बनाता है और पेश करता है सेठ के सामने। तो सेठ कहता है कि यह चित्र ठीक नहीं है, आप दोबारा मेरा चित्र बनाओ। चित्रकार कई बार चित्र बनाए, तो चित्रकार सुनता है और सेठ के अनुसार वह कई बार चित्र बनाता है, लेकिन वह कंजूस सेठ हर बार यही बता देता कि चित्र ठीक नहीं है। और वह सेठ क्या करता था, हर बार यही कहता था यह चित्र ठीक नहीं है, दोबारा बनाओ, यह चित्र ठीक नहीं है, दोबारा बनाओ। देखो उसका उद्देश्य क्या था कि ऐसे करते करते चित्रकार लास्ट में हार जाएगा और सब चित्र यहाँ ही छोड़कर चला जाएगा, तो मुफ्त में मेरे चित्र मुझे मिल जाएंगे, यह उद्देश्य उनका था। इसलिए वो इस तरह बात करते हैं। तो क्रोधित होकर उस चित्रकार ने सेठ से सभी चित्रों के पैसों का तगादा कर दिया। तो चित्रकार अंत में इतना मुश्किल से चित्र बनाता है लेकिन तो भी उसको पसंद नहीं आता है, तो क्रोधित हो जाता है चित्रकार और कहता है कि कुछ भी हो, जितने मैंने चित्र बनाए उसके पैसे मुझे वापस कर दो। यह तगादा उसने लगा दिया। धूर्त सेठ बोला कैसे पैसे, जब मेरा चित्र ठीक से बना ही नहीं तो मैं पैसे किस बात के दे दूं। तो चित्रकार को वो सेठ कहता है कि हाँ, मैंने तुम्हें मेरा चित्र बनाने के लिए कहा था, तुमने एक भी चित्र मेरा अच्छा बनाया नहीं है, तो ऐसा किया तो मैं कैसे पैसे दे दूंगा तुम्हें तुम्हारे काम के। मैं तो तुम्हारे पैसे नहीं दे सकता क्योंकि मेरा चित्र ही अच्छा बना नहीं है। बेचारा चित्रकार अपने घर लौट आया। परेशानी का कारण पूछने पर उसने अपनी पत्नी को सारी बातें बताई। वह तरस खाकर अपने अपने घर वापस आता है बिना पैसे लिए। और जब पत्नी पूछती है कि क्यों परेशान हो, उसका कारण क्या है, तो वह कारण बता देता है। और जब पत्नी सुनती है तो पत्नी क्या करती है, देखो चित्रकार की पत्नी बहुत बुद्धिमान थी। वह बोली आप दरबार में जाकर न्याय के लिए फिरियाद कीजिए। चित्रकार बहुत उदास हो गया था, वह मुंह लटका कर बैठ गया। यानी देखो पत्नी कहती है ये तो तुम पर अन्याय है क्योंकि तुमने तो चित्र निकाले हैं, इससे पैसा नहीं दे रहा है, तो ऐसा करो दरबार में जाओ और न्याय के लिए जरूर पीछे पड़ो, तुम्हें न्याय मिलेगा ही। लेकिन चित्रकार बहुत उदास हो गया था, मुंह लटका कर बैठ गया, यानी उसको कुछ करने की इच्छा ही नहीं थी। बोला सेठ बड़ा आदमी है, लोग उसी की बात को सच मानेंगे, भला मुझसे से गरीब का साथ कौन देगा। तो वह बोलता है कि हाँ तुम बोल रही हो वो सही है, लेकिन सेठ बड़ा आदमी है, पैसे वाला है, सब उसकी बात मानेंगे, मेरी कौन सुनेगा। लेकिन सेठ की पत्नी ऐसा नहीं सोचती, वो कहता है कि मैं गरीब हूँ, मेरा साथ कौन देगा। चित्रकार की पत्नी बोली सबके बारे में ऐसा नहीं कह सकते, बादशाह अकबर बहुत दयालु है, वे भले ही पढ़े लिखे नहीं हैं परंतु बड़े बुद्धिमान हैं, उनकी सहायता के लिए दरबार में 9 रत्न हैं, आप वहाँ जाइए, आपको न्याय जरूर मिलेगा। वो बताती है कि अपने बादशाह अकबर थोड़े कम पढ़े लिखे हैं लेकिन उनके मन में सबके बारे में दया है, तो वह जरूर आपकी मदद करेंगे। और इतना ही नहीं, उनके कार्य में दरबार में उनके कार्य में मदद करने के लिए 9 रत्न हैं, उसमें से कोई ना कोई तो आपकी समस्या को हल कर ही देगा और आपको न्याय मिलेगा ही। यह सुनते ही चित्रकार को थोड़ा ठीक लगता है और वो दूसरे दिन अकबर के दरबार में आ जाता है। दूसरे दिन चित्रकार बादशाह अकबर के दरबार में गया और पूरा किस्सा सुना दिया। बादशाह अकबर ने चित्रों को लेकर सेठ को दरबार में बुलवा लिया। यानी चित्रकार जाकर सब बातें बता देता है। बादशाह अकबर न्याय करने में बहुत ही नेक आदमी है,
इसके लिए वह सेठ को बुला लेता है और कहता है कि आते वक्त सब चित्र लेकर तुम दरबार में आ जाओ। बादशाह ने सभी चित्रों को गौर से देखकर कहा, तुम्हारे इन चित्रों में क्या कमी है? तो बादशाह भी देखता है तो चित्र तो बहुत अच्छे थे, तो वह उस सेठ को ही पूछता है कि ये जो चित्र तुम्हारे निकाले हैं इन चित्रों में क्या कमी है? हुजूर, इनमें से एक भी चित्र हूबहू मेरे चेहरे जैसा नहीं है, सेठ ने कहा। सेठ कहता है कि इतने सारे चित्र बनाए हैं लेकिन एक भी चेहरा मेरे चेहरे जैसा हूबहू नहीं है। हूबहू यानी जैसे कि तैसा। बादशाह मुश्किल में पड़ गए कि न्याय कैसे करें। बड़ी देर तक विचार करते रहे। अब खुद सेठ बोल रहा है कि मेरा चित्र ठीक नहीं है, मेरा चेहरा एकदम अलग है। तो किसका मानेंगे? चित्रकार का मानेंगे या सेठ का मानेंगे? कैसा न्याय करेंगे? जब उन्हें समझ में नहीं आया तो बिरबल से न्याय करने को कहा। तो जब अकबर का दिमाग चलना बंद हो जाता है तो वो बिरबल को न्योता देता है और कहता है कि इस जो फिरियाद आई है इसका न्याय तुम करो। बिरबल ने सारी बातें ध्यान से सुनी और तुरंत समझ गए कि सेठ चेहरा बदलने में निपुण है, यानी चेहरे का भाव बदलने में निपुण होने के कारण, कुशल होने के कारण ऐसा हो रहा है। यह जब बिरबल समझता है तो वह क्या करता है, देखिए। चित्रकार को पैसे न देने पड़े इसलिए वह नाटक कर रहा है और अपने चेहरे का हाव भाव वो बदल रहा है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया तो उसे चित्र के पैसे देने पड़ेंगे, इसके लिए वो ऐसा कर रहा है। उसको सही रास्ते पर लाना जरूरी है। कला और कलाकार का सम्मान करने से कला संस्कृति की रक्षा एवं संवर्धन होता है। और ये बात सही कहते हैं बिरबल जी कि कला का और कलाकार का सम्मान किया तो ही कला बढ़ती है, कला संस्कृति बढ़ती है और कला का रक्षण होता है और संवर्धन भी होता है, यानी प्रसार भी होता है। कला में निपुण कलाकारों की इज्जत जहाँ होती है वह देश विश्व में विख्यात होता है। विख्यात यानी प्रख्यात यानी प्रसिद्ध। कला में निपुण कलाकारों की इज्जत जिस देश में होती है वह देश विश्व में प्रसिद्ध रहता है, मशहूर रहता है। इसलिए बिरबल ने चित्रकार से कहा, तुम्हारे चित्रों में सचमुच बहुत कमियां हैं। 3 दिन बाद इस सेठ का हुबहू चित्र बनाकर दरबार में ले आना। और तुरंत वह चित्रकार को बोलता है कि तुमने जो भी चित्र आज तक बनाए हैं उसमें उस सेठ के चेहरे को मिलने जुलने वाला चित्र नहीं है, बहुत कमियां हैं। तो आप ऐसा करो, 3 दिन में दूसरा नया चित्र बनाओ और लेकर आओ, तब हम देखेंगे। तुम्हें पैसे मिल जाएंगे और सेठ तुम भी दरबार में आकर चित्रकार को पैसे दे देना। और चित्रकार को, सेठ को भी बोलते हैं कि तुम भी दरबार में आना, चित्र देखना और उस चित्रकार के पैसे देना। और दोनों निकल पड़ते। बिरबल अपने घर निकल पड़ता नहीं, चित्रकार अपने घर निकल पड़ता है और सेठ अपने घर निकल पड़ता है। 3 दिन बाद तुम दरबार में एक बड़ा सा दर्पण लेकर उपस्थित हो जाना। और वो चलते चलते चित्रकार को कहता है कि जब 3 दिन के बाद वापस आओगे तो एक बड़ा सा दर्पण है यानी आईना लेकर आ जाना। अब क्या होता है देखो। 3 दिन बाद चित्रकार दरबार में आया और सेठ के सामने दर्पण रखकर बोला, सेठ जी आपका चित्र तैयार है। सेठ अपना प्रतिबिंब देखकर बोला, परंतु यह तो दर्पण है। चित्रकार सेठ के आगे दर्पण लगाता है, आईना लगाता है और कहता है कि देखो आपका चित्र तैयार हो गया। लेकिन सेठ भी चालू है, वो कहता है नहीं ये तो दर्पण है और दर्पण में मेरा प्रतिबिंब दिख रहा है, ये तुमने निकाला हुआ चित्र नहीं है। तो वो कहता है नहीं यह तो असली चित्र है। तो चित्रकार कहता है नहीं ये असली चित्र ही है, या इसमें जो अंदर दिख रहा है वह चित्र ही है तुम्हारा। बिरबल ने पूछा, सेठ जी यह तो तुम्हारा ही रूप है या नहीं?
तो बीरबल दूर से पूछता है कि जो चित्र आपके सामने दिखाई दे रहा है वह आपका ही है ना, या नहीं है? तो अब तो सेठ को बोलना ही पड़ेगा। सेठ बोला, जी हाँ, मेरा ही चित्र है, क्योंकि वह तो प्रतिबिंब ही था। जैसा उसका चेहरे का हाव भाव होगा वही आईने में दिखाई देगा। सेठ अपनी चालाकी पकड़े जाने पर बहुत लज्जित हुआ। उसने चित्रकार को उसका मेहनताना दे दिया। मेहनताना यानी उसके चित्र की जो कीमत थी वह सब उसको दे दी, क्योंकि सेठ को पता चला कि मैं जो चालाकी कर रहा था वह बीरबल ने अच्छे तरह से पकड़ दी है। अब उसके आगे कुछ नहीं चलेगा, इसके लिए वह उसका मेहनताना दे देता है। चित्रकार सभी को धन्यवाद देकर चला गया और चित्रकार सभी को धन्यवाद देता है और वहाँ से चला जाता है, क्योंकि उसके मेहनत का पैसा तो उसे मिल गया था। बीरबल के न्याय से बादशाह अकबर बहुत खुश हुए और बीरबल का यह न्याय सुनकर बादशाह अकबर बहुत खुश हुए। बादशाह अकबर की प्रत्येक समस्या का समाधान बीरबल अपनी बुद्धिमानी से फटाफट कर देते थे। और कहते हैं बीरबल ही कि बीरबल की अकबर की कोई भी समस्या हो उसका समाधान बीरबल अपनी बुद्धि से फटाफट कर देते थे। यहाँ भी बीरबल ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया था। दूध का दूध पानी का पानी का मतलब यह होता है कि सही न्याय करना। तो यहाँ भी उन्होंने सही न्याय किया था, दूध का दूध किया था और पानी का पानी, सत्य का सत्य और असत्य का असत्य कर दिया था। इस प्रकार सेठ का चित्र, यह दूसरी कहानी यहाँ पूरी हुई है। देखो बच्चों, मैंने दोनों कहानियाँ बहुत अच्छी तरह से समझा दी है। बार बार वीडियो शुरू करो और सुनो तो अच्छी तरह से समझ में आएगी। अब देखेंगे हम लेखन कार्य। सबसे पहले पाठ के साथ दिए हुए शब्दार्थ, फिर याद, याचना, प्रार्थना, किस्सा, कहानी, हूबहू, जैसे का तैसा, मेहनताना, पारिश्रमिक। मुहावरे, सिर आंखों पर रखना, स्वीकार करना, मात देना, पराजित करना, मुंह लटकाना, उदास होना। मुहावरे का वाक्य, पहले मुहावरे का वाक्य, शिवाजी महाराज का प्रत्येक शब्द सैनिक सर आंखों पर लेते थे। दूसरा, मात देना, शिवाजी महाराज ने हमेशा मुगलों को मात दी। और तीसरा, मुंह लटकाना, सुरेश को परीक्षा में कम अंक मिलने के कारण सुरेश घर पर मुंह लटकाकर आ गया। इसके बाद जो स्वाध्याय है उसको देखेंगे हम। सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखिए। पहला वाक्य है, जब बादशाह ने बीरबल की दूसरी शर्त सुनी तो बीरबल से खुश हो गए, बीरबल का मुंह देखने लगे, बीरबल की होशियारी जान चुके। जब बादशाह ने बीरबल की दूसरी शर्त सुनी तो वह बीरबल का मुंह देखने लगे। दूसरा प्रश्न है, क्रोधित होकर उस चित्रकार ने सेठ से पैसे मांगे, पूरे पैसे मांगे, सभी चित्रों के पैसे मांगे। इसका उत्तर है, क्रोधित होकर उस चित्रकार ने सेठ से सभी चित्रों के पैसे मांगे। अब अगला प्रश्न देखेंगे, चित्रकार की परेशानी का कारण बताओ। एक बार चित्रकार ने सेठ का चित्र बनाया और चित्रकार ने सेठ से पैसे मांगे तो वह कहने लगा कि चित्र ठीक नहीं बना है, दोबारा बना। चित्रकार दूसरी बार नहीं, कई बार चित्र बनाता है, लेकिन कंजूस सेठ हर बार कहता है कि चित्र ठीक नहीं है, तो पैसे कहाँ से मिलेंगे? यही तकलीफ चित्रकार की थी। दूसरा प्रश्न, हरे घोड़े के संदर्भ में बीरबल की चतुराई का वर्णन करो। बीरबल राजा को कहता है, हरा घोड़ा मिल गया है, लेकिन उसके मालिक की दो शर्तें हैं। पहली शर्त यह है कि बादशाह को घोड़ा लेने वहाँ स्वयं ही जाना पड़ेगा, और दूसरी शर्त यह है कि हुजूर, जब घोड़े का रंग दूसरे घोड़े से अलग होता है तो घोड़े को देखने का दिन भी अलग ही होना चाहिए। यानी सप्ताह के 7 दिनों के अलावा आप घोड़े को किसी भी दिन देख सकते हैं। इस प्रकार हरे घोड़े के बारे में बीरबल ने चतुराई दिखाई।
अगला प्रश्न है, घोड़े के मालिक की शर्तें लिखो। घोड़े के मालिक की पहली शर्त यह है कि बादशाह को घोड़ा लेने वहाँ स्वयं ही जाना पड़ेगा, और दूसरी शर्त यह है कि हुजूर, जब घोड़े का रंग दूसरे घोड़े से अलग है तो घोड़े को देखने का दिन भी अलग ही होना चाहिए, यानी सप्ताह के 7 दिनों के अलावा आप घोड़े को किसी भी दिन देख सकते हैं। इस प्रकार चतुराई संबंधी कोई सुनी हुई कहानी सुनाओ। मैं कहानी सुना रही हूँ, ध्यान से सुनो। मैंने बचपन में सुनी हुई कहानी। एक किसान था, वह ईश्वर का बहुत पूजा पाठ करता था। ईश्वर प्रसन्न हो जाता था। तब ईश्वर पूछता है कि कोई भी वर मांग लो, मैं पूरी करूँगा। यह कि सुनकर किसान कहता है कि मेरे खेती में अच्छी फसल निर्माण कर दो, मैं तुम्हें फसल का ऊपर वाला हिस्सा दूंगा और नीचे वाला हिस्सा मैं लूँगा। भगवान कहते हैं ऐसा ही होगा। वह किसान बहुत ही होशियार था। वह अपने खेत में मूंगफली बोता है, भगवान को ऊपर वाला हिस्सा देता है और खुद को नीचे वाला हिस्सा लेता है। आपको पता है मूंगफली तो जमीन के अंदर लगती है। फिर दूसरा साल आता है। इस बार भगवान किसान को कहता है कि मैं तुम्हारे खेत में अच्छे फसल निर्माण करता हूँ, लेकिन नीचे वाला हिस्सा मुझे चाहिए और ऊपर वाला हिस्सा तुम लेना। किसान कहता है मंजूर है। फिर वो सोच समझकर खेती में ज्वार बोता है। नीचे वाला हिस्सा भगवान को देता है और ऊपर वाला ज्वार का हिस्सा खुद लेता है। अब ऐसे करते करते तीसरा साल आ गया। तीसरा साल आता है, भगवान किसान के पास जाता है और कहता है इस साल भी मैं तेरे खेत में बहुत अच्छा अनाज निर्माण करता हूँ, लेकिन ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा मेरा और बीच वाला हिस्सा तेरा। किसान कहता है चलेगा, जैसे आपकी मर्जी। अब किसान क्या करता है देखो। इस बार किसान खेत में मकई के दाने बोता है। फसल बहुत अच्छी आती है। भगवान को किसान ऊपर वाला हिस्सा देता है और नीचे वाला हिस्सा देता है। बीच के मकई के भुट्टे लेकर वह अनाज का निर्माण करता है। भगवान किसान की होशियारी, चतुराई देखकर सिर पकड़कर रह जाता है। तो देखो, इस प्रकार बुद्धिमानी लोग चतुराई से सामने वाले को जीतते हैं। आगे का स्वाध्याय देखेंगे। खोजबीन, अंतर्जाल से पारंपरिक चित्र शैली प्रकार खोजो और लिखो, जैसे वारली, मधुबनी आदि राज्य का नाम और शैली का नाम। बिहार मिथिला चित्रकला, आंध्र प्रदेश कलमकारी चित्रकला, उड़ीसा पटचित्र, राजस्थान फाड़ चित्र, झारखंड गोंडकला, महाराष्ट्र वारली चित्रकला, बंगाल कालीघाट चित्रकला, राजस्थानी मेवाड़ शैली, कर्नाटक मैसूर चित्रकला। विचार मंथन। सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते इसका अर्थ होता है हमेशा सत्य की जय। यह बात एकदम सही है। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी कारण हावी होकर असत्य की जय होती है, लेकिन वह हमेशा के लिए नहीं रहती। सत्य की जय होने के लिए देर लगती है, लेकिन वह हमेशा के लिए सत्य की जय होने के लिए देर लगती है, लेकिन वह हमेशा के लिए रहती है। इसीलिए तो कहते हैं ना, भगवान के दरबार में देर है, अंधेर नहीं है। और ये सही है। बताओ तो सही, अकबर के 9 रत्नों के बारे में जानकारी दो। अकबर के दरबार के 9 रत्नों या नवरत्न थे बिरबल, तानसेन, अबुल फजल, फैजी, तोडरमल,
राजा मानसिंह, अब्दुल रहीम खान ए खाना, फकीर अजियाउद्दीन और मुल्ला दो पियाजा। वे भी विभिन्न क्षेत्रों के निपुण थे और स्वयं सम्राट उनका बहुत सम्मान करते थे। अकबर के नवरत्नों ने अकबर के साम्राज्य के विस्तार में अहम भूमिका निभाई थी। अकबर के दरबार में कला, साहित्य, विज्ञान, दर्शन आदि से जुड़े हुए कई विद्वान थे। वाचन जगत, पसंदीदा चित्रकथा पढ़ो और उसी प्रकार अन्य चित्रकथा बनाकर सुनाओ। यह काम आपको करना है। इसके बाद सदैव ध्यान में रखो, निर्णय से पहले पक्ष विपक्ष दोनों का विचार करना चाहिए, जैसे बिरबल ने किया था। कोई भी निर्णय करने से पहले पक्ष विपक्ष का सुनना चाहिए। पक्ष जो फिरियाद करने वाला होता है, विपक्ष के ऊपर फिरियाद करता है। प्रत्येक घटना में दोनों का कुछ ना कुछ तो कहना होता है। सही निर्णय करने वाला हमेशा पक्ष की बात तो सुनता ही है, लेकिन विपक्ष की बात सुनना भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। जब दोनों का सुनकर निर्णय करेंगे तो वह सही निर्णय होता है। अब है भाषा की ओर। भाषा की ओर में हमेशा व्याकरण होता है। अब यहाँ कौन सा व्याकरण है देखेंगे हम। निम्नलिखित वाक्य पढ़ो तथा मोटे और जो सर्कल में दिए हुए शब्द छपे शब्दों पर ध्यान दो। राघव ने चुपचाप घर में प्रवेश किया। लतिका अभी सोई है। माँ आज अस्पताल जाएगी। मेरा गांव यहाँ बसा है। और अंतिम, गाड़ी धीरे धीरे चल रही थी। इसमें क्या है अलग, तो जो मोटे टाइप में दिए हुए शब्द है चुपचाप, अभी, आज, यहाँ, धीरे धीरे। वो शब्द क्या है, तो उपयुक्त वाक्यों में चुपचाप, अभी, आज, यहाँ, धीरे धीरे यह शब्द क्रमशः प्रवेश करना, सोना, जागना, बसना, चलना इन क्रियाओं की विशेषता बताते हैं। तो ये शब्द हो गए क्रिया विशेषण अव्यय। तो आपको बच्चों अब अव्यय की शुरुआत हो गई है। क्रिया विशेषण अव्यय की पहचान यहाँ दी गई है। आहिस्ता आहिस्ता करते करते सभी अव्ययों की पढ़ाई हम करेंगे। अगर आपको जल्दी पढ़ना है तो अव्यय का वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, उस वीडियो को सुनो और अव्यय को अच्छी तरह से समझ लो। अगला प्रश्न इसमें देखेंगे क्या है, भाषा की ओर में नागपुर से रायगढ़ की ओर गए। की ओर, ताकत के लिए संतुलित आहार आवश्यक है। के लिए, जन्म के बाद एक मामी जी ने मुझे गोद ले लिया। के बाद, जलाशय चांदी की भांति चमचमा रहा था। की भांति, शौनक बड़ी बहन के साथ विद्यालय जाने को तैयारी में लग गया। इन वाक्यों में देखो मोटे टाइप वाले बोल्ड किए हुए शब्द है की ओर, के लिए, के बाद, की भांति, के साथ। ये शब्द क्या है, ये भी अव्यय का ही एक प्रकार है। उपर्युक्त वाक्यों में की ओर, के लिए, के बाद, की भांति, के साथ एक क्रमशः नागपुर और रायगढ़, ताकत, संतुलित आहार, जन्म और मामी जी, जलाशय और चांदी, बड़ी बहन और विद्यालय, इनके बीच संबंध दर्शाते हैं। इसलिए ये शब्द संबंध बोधक अथवा संबंध सूचक अव्यय है। तो बच्चों यहाँ इस पाठ में तुम्हें अव्यय की पहचान करा दी है। अव्यय के ऐसे 4 भेद हैं, 2 भेद यहाँ दिए, 2 भेद हम आगे पढ़ेंगे। आज हमने अव्यय पढ़ा क्रिया विशेषण अव्यय और संबंध बोधक अव्यय या समुच्चय बोध या संबंध सूचक अव्यय, दोनों पढ़े हैं। मैंने कहा कि अव्यय के बारे में विस्तृत जानकारी मैंने अव्यय इस वीडियो में अपलोड कर दी है। तो बच्चों यहाँ पाठ का पूरा स्वाध्याय, पाठ का स्वमत के प्रश्न
ग्रामर प्रश्न और पाठ का विश्लेषण सब कुछ हुआ है। बहुत अच्छी तरह से मैंने कर दिया है। आप इसे दोबारा ओपन करो, पढ़ो, सुनो और बाद में जो लेखन कार्य है उसको पूरा करो। तो देखो, मैंने आपकी पढ़ाई बहुत आसान कर दी है। अच्छे से पढ़ाई करो और अगले पाठ का इंतज़ार करो। जल्द ही मैं वापस आऊँगी अगला पाठ लेकर। इंतज़ार में रहना। धन्यवाद बच्चों।